नमस्कार। शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज शहर में एक दुखद घटना हुई है। पानी वाले बाबा यानी इंदौर शहर की विधानसभा 3 के विधायक अश्विन जोशी, जो 3 बार राजवाड़ा इलाके के विधायक रहे हैं, कांग्रेस की राजनीति के पुरोधार रहे हैं, बेबाक आवाज से शहर के मुद्दों को उठाते रहे हैं, आम जनता के लिए जो हर जगह किला लड़ाए आपको नजर आ जाते थे, ऐसे अश्विन जोशी जी। चूंकि अश्विन जोशी जी का मैं श्रद्धांजलि जो है अपने दैनिक दोपहर परिवार से भी देना चाहूँगा। वजह यह है कि वे दैनिक दोपहर परिवार से बहुत आत्मीयता से जुड़े हुए थे। उनका दैनिक दोपहर परिवार में जो है लगातार आना जाना लगा रहता था और दैनिक दोपहर परिवार के खास आयोजनों में या हर जगह वे आपको दिखाई देते थे। तो अश्विन जोशी जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें दैनिक दोपहर परिवार की ओर से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और ये वही विधायक रहे हैं शहर में जिन्होंने 3 नंबर विधानसभा में पानी के संकट के समय जो है इतना पानी बंटवाया था कि शहर में उन्हें नाम दे दिया गया था पानी वाले बाबा। लंबे समय से बीमार थे, आज तक ज़्यादा तबीयत खराब हुई और वे हम सब के बीच से चले गए। मनोज जी क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। और बेबाक जैसा कि कहा गया और देखा गया, इस शहर की एक सशक्त आवाज़ रही है। हम लोग मालगंज चौराहा पे जो टीम बैठती थी उसमें मैंने उनको देखा कि वो दलगत राजनीति से भी उठकर बातें करते थे। उनके प्रतिद्वंदी रहे गोपी कृष्ण नेमा जी भी उसी चौराहे पर बैठते थे और बड़े ठहाके लगाकर देश विदेश सब जगह सब मुद्दों पर अच्छी बेबाक राय रखने वाले अश्विन जोशी जी हमारे बीच नहीं रहे। उनको हम दैनिक दोपहर परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाँ, अश्विन जोशी जी के लिए मैं आपको इतना और बता दूं कि अश्विन जोशी जी बाहर से जितना कठोर और सख्त दिखाई देते थे, अंदर से उतने ही नरम और कोमल दिल के थे और वे कभी भी राजनीतिक द्वेष नहीं रखते थे। जगह से मनोज जी ने आपको बताया कि गोपी कृष्ण नेमा उनके सामने 2 बार चुनाव लड़े, उनके सामने उषा ठाकुर चुनाव लड़ी, उनके सामने आकाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े। पर बात कर ली जाए कि अश्विन जोशी और गोपी नेमा को आप साथ में मालगंज चौराहे पर बैठा शाम के वक्त जो है हंसी ठिठोली करते हुए देख सकते हैं। और आज उनका एक वो जो वीडियो चला है जिसमें हार के बाद उन्होंने कहा कि मैं लौट के आऊँगा, मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। तो वो बातें जो है आज बहुत याद की जा रही है और हमारी यही वो है ऊपर ईश्वर से कि ईश्वर उन्हें अपनी चरणों में जगह दे। अब मनोज बात कर लें खबरों की। अब हम बात कर लेते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं पत्रिका की खबर से। आज सारे अखबारों की शुरुआत हालांकि बता दूंगा अश्विन जोशी से ही हो रही है। अब हम खबरों पे अगर मनोज जी चर्चा करें, मनोज जी शहर के को ई रिक्शा से निजात दिलाने के लिए कहूँगा। मैं निजात इसलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ मनोज जी कि निजात का मतलब ये है कि ई रिक्शा ने इस शहर के ट्रैफिक का जो कचूमर निकाल रखा हैगा उसको सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने जोनवार जो है सिस्टम बना लिया कि 4 जोन में सिस्टम चलेंगे, रजिस्ट्रेशन करा लिए। वो सिस्टम लागू होने से पहले ही फेल होता नजर आ रहा हैगा। राजवाड़ा पे आपने कहा था रिक्शा नहीं आएंगे, वहाँ लाइन लगी पड़ी हुई है और कोई भी रिक्शा किसी भी जोन में चलता दिखाई दे रहा है और सारे रिक्शों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मनोज जी क्या कहेंगे? बिल्कुल। आपको याद होगा शेखर जी, अपन ने कई बार स्टोरी की है जब महिलाओं को ई रिक्शा प्रदान किया जा रहा था और इन्हें 3-3 लाख रुपए की वो सब्सिडी भी दी जा रही थी। और अब हमने भी लिखा है कि बहुत अच्छी शुरुआत है, कम से कम पॉल्यूशन से मुक्त रहेगा। इन महिलाओं को राजवाड़ा से अनुमति दी गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये हुआ 1000, 2000, 3000, 4000। आज इस शहर के अंदर, छोटा सा शहर है 25 बाय 25 625 किलोमीटर का, उसके अंदर 12000 तो ई रिक्शा ही है और वो पुरानी हरे कलर की रिक्शाएं वो भी अपनी जगह पे है। तो ये सड़क कहाँ है इतनी? तो एक तो पहली बात ही कि हमारी ये संख्या ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, मैं ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन पर पूरा ब्लेम डालता हूं कि इन्होंने इस ई रिक्शा की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इनके सेक्टर अभी तक निर्धारित नहीं किए। वो तो पिछले कुछ 4-6 महीने से आप जैसे पत्रकार लोग लगातार बात को उठा रहे थे, इसको देखते हुए उन्होंने जोन में डिवाइडेशन किया है। अब 4 जोन बने हैं, लाल, पीले, नीले, हरे जो भी हैं, इन जोन में बंटवारा किया गया है। देखना है आने वाले समय में ये जोन वाइज चलते हैं या नहीं। तकलीफ आएगी शेखर जी इसके अंदर। कोई व्यक्ति घर से निकल रहा है लोधीपुरा में और जोन मिला किसी और एरिया में, तो जाने में क्या उसका चालान बनेगा कि जाने नहीं देंगे? बहुत सारी समस्याएं ऐसी है। बना दिया जोन, कोई बात मतलब कलर का झंडा लगा देने से जो है ट्रैफिक सुधरने वाला नहीं, मुझे नहीं लगता। अब बात कर लेते हैं प्रभात किरण की खबरों की बात कर लेते हैं। प्रभात किरण में एक अच्छी खबर है, बाकी तो अश्विन जोशी यहाँ भी पहले पन्ने पर हैं।
एल्डरमैन अभी इस पूरे देश भर में पिछले दिनों हमने देखा कि महिला आरक्षण को लेकर पूरे देश में हल्ला मचा। भाजपा ने कहा कि हम आरक्षण की एक बिल ला रहे हैं, कांग्रेस का कहना था कि अभी क्यों ला रहे हैं, जनगणना करा लें। दोनों का अपना अपना मत था, इसको लेकर दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाए और महिला आरक्षण पर लेकर खूब सियासत खेली गई। अब सियासत तो हो गई, अब बात हो रही है एल्डरमैन की। नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्तियां होनी है। वजह यह है कि अब 1 साल ही बचा हैगा नगर निगम का परिषद पूरी होने में। कोशिश ये हो रही है संगठन के जितने पद है सब बांट दिया जाए। अब एल्डरमैन में अगर बात करें तो महिला कोटे की वजह से एल्डरमैन रोक दिए गए हैं। अटक गई है कहानी कि कितनी महिलाओं को एल्डरमैन बनाया जाए। आपको मैं बता देता हूं, नगर निगम में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला हुआ है, यानी आधी पार्षद नगर निगम की महिलाएं हैं। ऐसे में अगर नगर निगम में एल्डरमैन की अगर बात की जाती है, हालांकि ये संगठनात्मक नियुक्तियां है, पर क्या इसमें भी उन्हें 50% आरक्षण मिलेगा कि या वही खींचतान मची रहेगी? मनोज जी बिल्कुल इसी बात पर तो ये अटकी हुई है। पिछले 10 दिन से नाम तो जा चुके हैं पुरुषों के, पर महिलाओं के चक्कर में ये फाइल अटकी हुई है। और ये हमारे नगर अध्यक्ष भी चाहते हैं कि भोपाल से पहले क्लीन आ जाए कि भैया 50% देना है, 33% देना है या कितना देना है, तो फिर मैं उस हिसाब से नाम आगे बढ़ाऊँ। बात एक और ये कि अगले वर्ष या 1 साल बाद ये जो भी समय टेन्योर खत्म हो रहा है, ऐसे में एल्डरमैन कर क्या लेंगे? ये वही मामला है ना कि बस केवल लालीपाप दिखाना, और वो जो कार्यकर्ता नाराज चल रहा होगा उसको थोड़े दिन के लिए कुछ सब्ज पाक दिखा देना होगा, जिससे कि कार्यकर्ता भी संतुष्ट हो जाए। क्यों नहीं ये पहले ही साल में एल्डरमैन की नियुक्ति कर लेते? ऐसी क्या समस्या है? क्या ज्यादा तनख्वाह देना पड़ती है क्या इन पे आर्थिक? हालांकि आपको बता दूं एल्डरमैन को कोई तनख्वाह नहीं दी जाती है, ये भी मैं आपको साफ क्लियर कर दूं। और फिर बात करते हैं एल्डरमैन बनाने की, उन कार्यकर्ताओं को जो है मुझे लगता है कि ओबलाइज करने की कोशिश है जो रह गए थे। अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी में कुनबा इतना बड़ा हो चुका है कि पद कम बचे हैं, हासिल करने वाले खूब हैं, किसको दे किसको ना। अरे भाई साहब 3-3 साल तक आप एल्डरमैन नहीं बना रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार? आप इतना किसी को 2 साल के लिए बना देते और कहते कि तू इस्तीफा दे, दूसरे को बना देते। अरे मतलब ये केवल टल्ला टल्ली चल रही है। मनोज जी सवाल ये हो रहा है कि इस परिषद में तो एल्डरमैन बनाने की बात भी की जा रही है, पिछली पूरी परिषद बगैर एल्डरमैन के निकाल दी गई है। मनोज जी पर कुछ भी कर लो, जहां हमारा एक कार्यकर्ता उत्साहित होने का पद मिलता है वहां एल्डरमैन नहीं बना के आप लोग गलती कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों से मैं स्पष्ट कह रहा हूं। ठीक है मनोज जी, आप गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का देश भर में डंका बज रहा है। जिस राज्य में जाओ सरकारें धड़ाधड़ बन कभी कभी कांग्रेस का भी बसता था, माफ कीजिएगा। ठीक है, अब हम अग्निमार्ग की बात कर लेते हैं। अग्निमार्ग में एक खबर बहुत अच्छी है जिसपे पिछले 3 दिनों से जो हम इस प्रोग्राम में भी बात कर रहे हैं, शहर की मास्टर प्लान की 23 सड़कें 468 करोड़ रुपए केंद्र से आपको मिलता है बनाने के लिए। टेंडर आप कर देते हैं, मास्टर प्लान की सड़कों की चौड़ाई के हिसाब से आप टेंडर कर देते हैं। अब बात आती है सड़कों को छोटी नहीं करने की बात भी की जाती है, पर जब बनाने की बात आती है सड़कों की 20-20 फीट चौड़ाई आप कम कर देते हो। इसको लेकर अग्निमार्ग में 3 दिन से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आज उसका सार निकालने की कोशिश की गई है। ये बताया गया है कि अपर मुख्य सचिव संजय दुबे कह रहे हैं कि सरकार की या शासन की तरफ से किसी भी सड़क को छोटी करने की मंजूरी नहीं दी गई है और शासन को भी इसका अधिकार नहीं है कि वह किसी सड़क की मास्टर प्लान की चौड़ाई कम कर दे। मनोज जी क्या कहेंगे? तो फिर ये नेता लोग, ये जनप्रतिनिधि लोग, ये अपने अपने मोहल्ले में जाके राउंड लगा लगा के क्यों लोगों के कानों में फूक रहे हैं और क्यों हमारे पत्रकारों को बोलते हैं कि हमने छोटी कर दी, हमने बड़ी कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। चल कुछ भी नहीं रही है नगर नियोजन। जैसा कि मैंने कल इसी मंच पे कहा था कि किसी नगर का नियोजन किया जाता है तो प्रदेश भी इन्वॉल्व होती है, देश भी इन्वॉल्व होता है। केवल आपका ही शहर थोड़ी बना रहे हो आप, इसका इफेक्ट पूरे देश पर पड़ता है। तो आपको उन नियमों का पालन करना पड़ेगा। धारा 23 की कल जैसे बात की गई थी, धारा 23 में गजट नोटिफिकेशन होगा, कैबिनेट बैठकर उसका प्रस्ताव पारित करेगी, ऐसे ही छोटी हो जाएगी। बस नेताजी गए। मनोज जी रास्ता निकाल ही लिया जाता है, नेता है, नेता अगर रास्ता नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा? अभी कह रहे हैं कि जितनी जगह मिल रही है उतनी बना लेते हैं, सियासत सामने है, ये महत्वपूर्ण सड़कें अभी इतनी बना लेते हैं, आगे चौड़ी और कर लेंगे। बिल्कुल बात वही है कि जिन सड़कों पर हम हैं आज, पहले भी वे छोटी बनी है,
अगर अब आज बड़ी हो रही है, मास्टर प्लान में उतनी ही बड़ी थी, नक्शे भी उसी मान से पास हुए, हमने आगे बढ़ा के बना ली, वो बात अलग है। नहीं, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हम जिंसी की बात करेंगे हम, तो वहाँ सड़क चौड़ीकरण होना, मकान वहाँ पे पहले से सैकड़ों साल से है, तो वहाँ मास्टर प्लान की सड़क बनेगी तो मकान को पीछे हटना। कोई मकान ने किसी मास्टर प्लान की सड़क पर कब्जा नहीं किया है, मकान जहाँ थे वहीं है, लेकिन मास्टर प्लान बनने के कारण, सड़कें चौड़ी होने के कारण वो मकान उसकी अतिक्रमण की जद में आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात आपने जो बहुत अच्छी बोली है कि अभी तो बना लो, देखेंगे सामने सिंहस्थ है, उसका बहाना बना लेते हैं, यहाँ का अपना क्षेत्र का रहवासी खुश हो जाएगा, तो वोट पे भी इफेक्ट मिलाकर अपने वोट बैंक को जो है आपको साधने की कोशिश है, और साधना हर कोई साधने की कोशिश करता है। मुझे लगता है अगले साल नगर नियमों की जानकारी तो रखना चाहिए नेताओं को। नियमों की जानकारी से नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नेताओं को तो सिर्फ कैसे भी गली निकालकर अपना काम कराने से मतलब होता है। मनोज जी बात कर लेते हैं अब एक और अग्निकांड की खबर की बात कर लेते हैं। नगर निगम ने शहर में जो गंदा पानी निकलता है उसको लेकर कई एसटीपी प्लांट लगा रखे हैं। एक बात अगर की जा रही है तो एक महीने पहले निगम ने एक आदेश दिया था, आप मकान बना रहे हैं या सर्विस सेंटर चला रहे हैं, कहीं भी आपको नर्मदा और बोरिंग के पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब जितना भी पानी आपको चाहिए आपको नगर निगम से खरीदना होगा। 1 रुपये 40 पैसे में आपको 1000 लीटर पानी नगर निगम देने को तैयार है, लेके आपको जाना है, ठीक है। इससे करोड़ों लीटर पानी उन्होंने बेच दिया एक महीने में, 2.5 लाख रुपए नगर निगम ने कमा भी लिए। मनोज जी क्या बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी योजना है ये। जब एसटीपी प्लांट बन रहे थे तभी से चल रही थी ये पानी बेचने की खबर, तो अब आई है, कई लोगों को शुरुआत में दिया गया है, और जो नगर निगम के जितने भी बाग बगीचे हैं वहाँ पर भी ट्रीटेड वाटर का उपयोग किया जा रहा है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है इसकी एक बहुत ज़रूरी बुनियादी बात है कि आप अपने शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको ट्रीट करेंगे और वहाँ का जो पानी है उसको वापरेंगे, ये उस सिस्टम के अंतर्गत है। इसीलिए इंदौर नंबर 1 चल रहा है। पहली बार बेचने की बात आई, पैसा कमाया। मैं इसके लिए नगर निगम की जो भी सिस्टम है उसको साधुवाद धन्यवाद दूंगा, लेकिन इसमें इजाफा होना चाहिए। ये स्वच्छता सर्वे से जुड़ी इस खबर पे बात कर लेते हैं। प्लास्टिक और डिस्पोजल पे नहीं लग पा रही है रोक, स्वच्छता अभियान को लग रहा है फटका। मनोज जी क्या कहेंगे? हम रोक लगाते हैं, फिर डिस्पोजल आ जाती है, प्लास्टिक आ जाते हैं, अभी तक थैलियां खत्म नहीं हो रही है, और हम बात करते हैं कि स्वच्छता में हम नंबर 1 बने हुए हैं। देखिए ऐसा है, ये एक बहुत ही सामाजिक मुद्दा है। क्या है, आज की तारीख में हम कोई भी अपने घर से किसी भी प्रकार का सामान लेने जा रहे हैं तो सबको पैकेज्ड चाहिए। अब पैकेज्ड में तो बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे प्रोडक्ट डाल दिए, लेकिन दूध दही सब्जी इस प्रकार की चीजें लाने के लिए भी हम झोला नहीं वापरते। हमारी आदत छूट चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसलिए डिस्पोजेबल चलता ही चलता है। शादी ब्याह के अंदर 90% डिस्पोजल शादी ब्याह में होता है। अब वापरना तो है तो कहीं ना दूध की दुकान से तो थैलियां खत्म ही नहीं हो रही है। नहीं होगी साहब, वो एलडी में 50 माइक्रोन पे लिया है तो 50 माइक्रोन का एलडी वापस नहीं। आपकी जानकारी के लिए हालांकि मैं बता दूं कि शहर में किसी भी तरह की प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर रोक लगी हुई है, वो 50 हो या 100 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब सिंगल यूज सारी पे रोक लग चुकी है। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता। ये भी एक प्रकार का, माफ कीजिएगा, खेल चल रहा है। किसी क्या आता है उसका अगर शुभ लाभ लेन देन हो जाता है तो शुभ लाभ से देश में सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होता ही है। हम अगली खबर की बात कर लेते हैं, ये भी शुभ लाभ से जुड़ी खबर ही है। अवैध विज्ञापन लगाने पे 1 करोड़ 36 लाख रुपए का जुर्माना किया है। आपको बता दूं कि विजयनगर चौराहे के पास C21 मॉल पर आप एक बड़ी सी LED स्क्रीन देखते हैं, उस स्क्रीन पर जो है C21 मॉल को अपने खुद का विज्ञापन करने की मंजूरी मिली थी 7,32,000 रुपए में। यानी सिर्फ अपना विज्ञापन करना था 7,32,000 रुपए में साल भर। C21 मॉल वालों ने अपना तो ठीक है, सैकड़ों कंपनियों के विज्ञापन कर डाले। शिकायत हुई, 1 करोड़ 36 लाख का मनोज जी नोटिस मिला है। बिल्कुल देना भी चाहिए। आपको ध्यान हो शेखर जी, आपने भी इस विषय पे काफी खबरें लिखी है। वीवो वगैरह इनके जेल रोड पे और इन पे बड़े बड़े वो थे होर्डिंग्स, 10 मतलब दुकान की चौड़ाई और 3 फीट ऊंचाई वाले बोर्ड लगे रहेंगे। उस पर भी बड़ा वो रहा, उसके लाइसेंस बनेंगे, उसकी फीस होगी। एक बात बोलूं, फिर वही गोल घूम के आती है बात, जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी तो सब चल रहा है। शुभ लाभ और लेन देन सब जगह चल रहा है। कहने
कहने का तात्पर्य ये है कि ना आप किसी अन्य का विज्ञापन कर सकते हैं आपकी दुकान के बोर्ड पर, है ना। अगर करेंगे तो नगर निगम को उसकी आपको फीस देना पड़ेगी। कहीं हो रहा है क्या ऐसा? हो सकता है जब किसी अपर आयुक्त की निगाह पड़ जाती है, कोई शिकायत कर देता है तो उस पर ये कार्रवाई होती है। मीनवाइल नगर निगम अपनी तरफ से कुछ नहीं करता है, ये सब उनके सेकेंडरी इनकम के सोर्स हैं। अब हम दैनिक दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर लेते हैं। होर्मुज़ खाड़ी में जो संकट है, दोनों तरफ से सेनाओं का जो तनाव बना हुआ है, उसका असर जो है दिख रहा है। रुपया जो है 45 पैसे गिर चुका है। बात कर लें कच्चे तेल की, बात कर लें तो 1101 के पार जा चुका है। बाजारों में हाहाकार मचा हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। सेंसेक्स 500 अंक टूटा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब तक होर्मुज़ खाड़ी का समाधान नहीं निकलता, इस तरीके का उतार चढ़ाव बना रहेगा। पूरी दुनिया भर के जो शेयर बाजार हैं, सबकी यही हालत है। तो ये तो थी अखबारी खबरें जिस पर हमने आज चर्चा की। मनोज जी, आपका इस कार्यक्रम में आप आते हैं, कार्यक्रम में आप एनालिसिस करते हैं, लोगों की जो एक प्रतिक्रियाएं आ रही है हमारे पास, वो एक बेहतर प्रतिक्रिया आ रही है। इसके लिए मैं आज आपको बधाई देता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से। और मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को देखिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लिंक कीजिए। और जो सुझाव आपको लगता है कि इस कार्यक्रम में आपको लगता है मुद्दे उठाया जाना चाहिए या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। धन्यवाद।